पहली कविता है, इसका शीर्षक है वे कहाँ हैं जो कविता लिखती हैं। वे बहुत दिन बाद आए हैं, भैया के सखा हैं तो रवायतन मेरे भैया हैं। किसी पत्रिका में मेरी कविता पर अभिभूत हैं। भैया से अक्सर मेरा बखान करते, एक बार मिलना चाहते। भैया भी अप्रत्याशित गर्व से भर जाते और लखनऊ आने पर मुझसे मिलवाने का वादा करते। फिर जल्दी संयोग बना, भतीजे के हैप्पी बर्थडे में वे पधारे। भैया ने भीड़ में से मुझे बुलाया और हाहर कर बताया, इनको नहीं पहचान रही हो, ये अमरिंदर हैं बहरिया के। याद नहीं पहले कितना घर आते थे, अब यही रसद विभाग में इंस्पेक्टर हैं। अपने घर जवार की चिन्हारी में ढला हम भाई बहनों का मन। पिता चाचा आजा के जनारी भर की हमारी दुनिया। यहाँ उजाला भी उनकी ही खादी की धोतियों से छन कर आता था। सजियरई में बेसे हमारे गवई चित। हम मनुष्य भी उतने ही थे जितने चीन में आते थे। भैया के जहन में कैसे आती मेरी कोई अलग पहचान। हम दोनों एक दूसरे को याद नहीं थे। रोज घर आने से क्या होता है, क्या सयानी लड़कियां बैठक तक जाती हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उन्हें भर निगाह देखकर नमस्ते कहूँ, पर सब बेकार। सनई के बोझ सी गरुआई स्थानीयता मुझ पर आकर काबिज हो गई। जड़ संकोच से पलके ऐसे कनरी की तर से ऊपर न हुई। ढाक के भीगे पेड़ सी खड़ी रही। अंततः उन्होंने अभिवादन करके निहायत जहीन अंदाज में मुझसे ही कहा, अच्छा वे कहाँ हैं जो कविता लिखती हैं। ये दूसरी कविता है। रेस्टोरेंट में पहली बार। हाँ, शायद पहली बार ही तो था। जन्मदिन मेरा ही था, सेलिब्रेशन उनका था। किचन में चाय पर चाय बनाती मैं अचानक चौंक गई जब पता चला आज मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, वो भी रेस्टोरेंट में। बड़ी जीजी और भाभी ने काम खत्म करके जल्दी तैयार होने की हिदायत कई बार दी। हमने भी गुलबकई सितारा जड़ी साड़ी निकाल ली जो इंदौर आने पर अभी कभी न पहनी थी। एलआईजी से निकलते हुए कार में उस दिन एक नई दुल्हन घूंघट में कई बार मुस्कियाई। खूब चमाचम जगह थी। मेरा भदेशपन ठिठका था कि यहाँ आकर लोग इतने गोरे कैसे हो जाते हैं। कब क्या क्या हुआ मुझे उस चकाचौंध में होश नहीं। होश तब आया जब आखिरी में आइसक्रीम की सबकी कटोरियों को मैं समेटने लगी थी। छोटके देवर जी बेचारे सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हुए। मुझे आंखें दिखाकर बस अरे कहकर रोक दिए। मेरी इस दरिद्र हरकत से संपूर्ण वातावरण इतना दरिद्रमय हो गया कि मेरे हाथ में कांच की लाल चूड़ी को आगे पीछे से थामे सोने के कंगन भी दरिद्र लगने लगे। आसपास की टेबल के कुछ लोग मेरी ओर देखने लगे। मेरा संपूर्ण शहरी ससुराल जो मेरे गूंगेपन और खटेलेपन पर वारी जाती थी, अब मेरे देहातीपन पर शर्मिंदा थी। देखने वालों से मैंने मौन होकर कहा, क्या देख रहे हो भद्रजनों, ये कुलीनता है, चाहे तो मेरी दादी से पूछ लो। उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से पता करवाया था कि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रसोई खुद बनाती हैं। लड़कियों का धर्म है कि कोई घर में खाए पिए तो जूठे बर्तनों को लपक कर समेट लो। अगर इतना वर्जिश व्यवहार नहीं आता उन्हें तो क्या उनका अचार डाला जाएगा, आखिर कौने हले चलेंगी वो। और ससुराल में आकर हम यूं ही बेटर नहीं बने थे। उनकी कड़ी ट्रेनिंग और मेरी मेहनत का ये सबसे असरदार परिणाम था। ये एक और कविता है, अधिनायक का चारागाह। इसे संग्रह में लोगों ने नहीं लिया तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ इसे। राष्ट्र
अधिनायक का चारागाह है जिसे वो अपने तरीके से चर सकते हैं। आवाम सहयोग या उनके चरने की कला का बखान करे तो हत्या से बच सकती है। दुख तृष्णा से आता है, अभिजातों का बहकाऊ नारा है। रेलवे लाइन पर पन्नी बीनते बच्चों से पूछो दुख कहाँ से आया। उनके यहाँ अवसाद की कोई शरण स्थली नहीं। प्रेम करना ज्यादा मनुष्य होना था, पर सुविधावाद में मनुष्य होना बहुआयामी होता है। प्रेमी की अदृश्य क्रूरता अंततः उन्हें तानाशाह बना देती है और पारंपरिक प्रेमिकाएं एक दिन घोर कम्युनिस्ट बनी। प्रेम भी कुछ हद तक प्रिविलेज रहा। खटेलों और कामगारों के लिए प्रेम फसाऊ और झंझटी काम था। किसानों को बारिश खेतों की मर्जी से सुख देती है। फसलें ही तय करती हैं कि बसंत का रंग काला होगा या गुलाबी। पूस के पाथर पानी में खेत के मेड़ कटने की चिंता प्लेन छूटने से ज्यादा बेचैन करती है। पूस के पाथर पानी में खेत के मेड़ कटने की चिंता प्लेन छूटने से ज्यादा बेचैन करती है। सुख को किसी बरियार रस्सी से बांधना था, पर कोई निश्चित किता नहीं था सुख का। किता ये अवधि का शब्द है जिसमें रूप रंग आकार सब आता है। कवियों की आत्ममुग्धता इतनी निघरघट न होती तो हम अपनी ज्यादातर कविताएं रद्दी में फेंक देते। काफिला अंधेरे की राह पर हो कि जो लौट सकते हैं उनको आवाज देना जरूरी था, पर आत्मा थी कि गड़िकाओं के रंग महल सी जलती बुझती रही। एक दिलवाली जागीर का गिरगिर जागीरदार पाखंड में चमत्कारी हाकिम बाबा से स्पर्धा कर रहा है। नई नैतिकता चमकीली ओढ़नी में रंग बदल कर आई है। शहर का सबसे ताकतवर मुंसिफ पहले तो गुर्राया फिर मिमियाने लगा है। सदी का सबसे शौकीन नेता मंच पर राखी सावंत से भी खराब एक्टिंग कर रहा है। बोर और चेतना इतने अतिरेक की ओर है कि कुछ अतिरिक्त स्त्रीवादी पुरुषों को देखकर आत्महीनता होती है। सब जानना घर निराशा की ओर ले जा रहा है, पर भूख है कि मानती नहीं। ये कविता है, इसका शीर्षक है मैं यहाँ भी नहीं ठहरूंगी। मैं यहाँ भी नहीं ठहरूंगी। मैंने जन्म से देह की घृणा की थी। सबसे आदिम संबंध बहुत घिनौना होता है, ये मिथ मुझे माँ के दूध में पिलाया गया है। व्यर्थ श्रेष्ठता बोध में सिर पर लाद कर चल रही थी, पर मैं वहाँ भी नहीं ठहरी। कई रोते चेहरे मुझे पुकारने लगे थे। मैं उठकर वहाँ पहुँची थी। बहुत दिन तक वहीं रही। मैं सबसे अंत में तुमसे मिली, फिर खो गई तुम्हें। पर मुझे आशंका है घृणा फिर से जन्म ले सकती है। मैंने ढेरों हाथ हटाकर तुम्हारा हाथ पकड़ा था, पर मुझे डर है कभी प्रगाढ़ आलिंगन के लिए अपने हाथ बढ़ाओगे तो हो सकता है मुझ में रोपी गई वो देह घृणा फिर जाग जाए और मैं झटक दूं तुम्हारा हाथ। तब तुम कहाँ जाओगे? मुझे निःशब्द लगेंगी तुम्हारी बेहद खूबसूरत आंखें। भ्रम लगेंगे तुम्हारे वो होठ जिस पर एक चिर प्रणय निवेदन रखा है, जिन्हें जी भर देखने की मुझ में कभी कुव्वत न हो पाई। मुझे गलीज लगेंगी वो पवित्र रातें जब दो जोड़ी जागती आंखें बार बार छलक पड़ती थी। पर धीरज रखना, मैं वहाँ भी नहीं ठहरूंगी। तुमसे छूटकर मैं प्रायश्चित के लिए किसी मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम आर्त होकर मुझे पुकारोगे। मंदिर के घंटे घड़ियाल में तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी। मैं संसार की सारी पवित्रता को देह में स्थापित कर दूंगी। इस तरह मैं एक प्राकृतिक प्रेम की शीत हत्या कर दूंगी। मैं किसी रोती हुई सीता या अग्निकुंड में जली सती से सतीत्व की भीख मांगूंगी या किसी सूर्य या इंद्र के पैर पकड़ूंगी। मुझे याद नहीं रहेगा कुंती व अहिल्या का दुख। मैं वहाँ भी बहुत दिन नहीं ठहरूंगी। फिर किसी मंदिर के गर्भगृह में कोई बच्ची चीखेगी,
प्रसाद और सिक्के उठाने के जुर्म में पुजारी किसी बच्चे को पीट देगा, तब मैं वहाँ भी नहीं ठहरूंगी। खूब भटकूंगी, ठोकर भी लगेगी, अंधेरे से रास्ता दिखाई नहीं देगा, तुम भी नहीं लौटोगे, मैं कटी पतंग की तरह घूमूंगी। तभी कहीं दूर कोई भूखा बच्चा रोएगा, वो मुझे पुकार सकता है, अगर ना भी पुकारे तो भी मैं वहीं जाकर ठहरूंगी। मैं आसपास बिखरी सारी किताबों को पढ़ डालूंगी, फिर उसी रास्ते से मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा पता ढूंढ लूंगी, क्योंकि तुम जब जब रोए हो मुझे लगा कहीं औचक कोई दुलरुआ बच्चा घृणा की कड़ी निगाह से सहम कर रोया है। तुम्हारी बहुत याद आने पर मैं उस बच्ची को जाकर गले लगा लेती हूँ, जो एक दिन सहतूत के पेड़ को तेल काजल लगाने की जिद कर रही थी। किसी अभिमंत्रित यंत्र की तरह मुझे तुम्हारा नाम रटने की लत लग गई है। मैं तुम्हारे नाम के रंग से अपने कमरे की दीवारें रंगवा दूंगी, चादरें और पर्दे भी उसी रंग के होंगे, और इस तरह तुम्हारे नाम के आगोश में रहूंगी। तुम निश्चित मेरे प्रेमी हो, तुम निश्चित मेरे प्रेमी हो। तुम्हारे अंग पास में पहरों बेसुध रही हूँ, पर जो डर की यातना तुम्हें रात को सोने नहीं देती, उससे द्रवित होकर मेरे सीने में दूध सा उतर आया था। मुझे अफसोस है मेरी जान, मैं इस मनुष्य हंता युग की आंखों में झांक कर करुणा न भर सकी। ये कविता है हत्या और बचाना। आजकल काफी कुछ छूट रहा था, ईमान के साथ मुफ्त की जबान भी, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता था पर कुछ खोने का डर था। भीड़ से छूटने या पिट जाने का भी भय था। एक तरफ कांधे पे उठाकर जय घोष के नारे थे, दूसरी तरफ गालियां और छिछले हास्य व्यंग। चुनाव ने ज्यादा दुविधा नहीं खड़ी की थी। एक तरफ अट्टालिकाएं थी, दूसरी ओर टीन शेड या तिरपाल के छप्पर थे, जिसे सरकार विकास में बाधा कहकर कभी भी उजाड़ सकती थी। जब समकालीन कविता को प्रतिरोध खड़ा करना था, जनमन आत्मा के साथ चलना था, पास की माने तो सच को सच की तरह लिखना था, जिससे चोट खाई सभ्यता के घाव भरते, तब हमने लिखी कोई मीठी सी कविता, आत्मकरुणा से पीड़ित शोक गीत या किसी ओहदेदार कवि के जन्म का बधुआ। समय ने प्रेम को भी संक्रमित किया। साफ सुथरे दिखने का लालच न होता तो क्या नहीं कर सकते थे हम। तुम प्रेम में कबीर की तरह स्त्री होकर गा उठते, बालम आओ हमारे घेरे, और मैं तुम्हारा रूप ओढ़कर मैकस की तरह झूम लेती। उदास दिनों में कांधे पे सिर रखकर गालिब की गजलें गाते तो जी जुड़ाता। तन मन की हरियरी के लिए किसी महंगे हिल स्टेशन की दरकार न होती, चार आंखें एक दूजे को देख हरी हो जाती। पर इनमें से कुछ न हुआ। हमने अपनी सुविधा के लिए चुना उत्तर आधुनिक प्रेम, जिसकी तरफदारी बाजार और आदम दोनों करते हैं, और ये एकदम टिप टॉप व एग्रीमेंटल भी था। वैसे भी देवी प्रसाद मिश्र कहते हैं, कोई भी प्रेम अवैध नहीं होता। ये बचे रह जाने का समय था, और हम बचाने की संस्कृति के स्वैच्छिक सदस्य। तुम किसी भी शर्त पर मुझे अपने जीवन में बचा लेना चाहते थे, और मैं कैसे भी करके तुम खुद में जितना बचे हो बचा लेना चाहती थी। इसी में तीसरा, हम मध्यवर्गीय कायरता में ढले क्षण बहुले मन थे। बिना खर्च की मसीहाई हमें खूब भाती थी। तुम तो जानते हो इस किफायती बने को क्या क्या बचाया जाता है इसमें। ये सामाजिक कमीनेपन से ही जन्मी और उसी से सहमी कुंठा होती है। अच्छा, तुम्हें ठीक अनुमान नहीं होगा, स्त्रियों से पूछो, तुमसे मैं ही सब कहा करती थी। हम बने ही अजब थे, मेरी देह दूध से बनी थी और मन पानी से। तुम जो अक्खरपन में सींचे थे और आत्मा फकीरी से बनी थी। तुम्हें भी मैंने बचाने की सह समझा, और इस बचाने की व्यर्थ कवायद में मैं कब हत्यारी बनती चली गई जान ही न पाई।
अब जब तुमने बार बार कहा कि तुमने मेरी हत्या कर दी, तो मैं पीछे पलटकर उस अस्तित्व को देख लेती हूँ जिसने कहा कि तुम्हारी वजह से जिंदा रह गया। तो क्या उस एक एहसान के नाते मुझे तुम्हारी बार बार हत्या का अधिकार था, या बचाना भी एक अस्तित्व की हत्या होती है? मैं तो भ्रमित हूँ हमेशा की तरह। तुम ही कहो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी हत्या ज़्यादा बार की कि तुम्हें बचाया ज़्यादा बार?